हेलो नीट एस्पिरेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 2 जीव जगत का वर्गीकरण यानी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे पहले हम देखते हैं कि चैप्टर का मतलब क्या है, मीनिंग ऑफ द चैप्टर। तो जीव जगत, जगत यानी किंगडम होता है, मतलब एक पूरा समुदाय। और जो जीव होता है, जीव क्या होता है, सजीव होता है, लिविंग जिसे बोलते हैं। और इसमें मैंने पहले वाले चैप्टर में बताया था कि जीव की क्या लक्षण उसमें होने चाहिए। चेतना होनी चाहिए, कोशिका संगठन उसमें होना चाहिए, जनन होना चाहिए, वृद्धि सजीव में होनी चाहिए और उपापचयी अभिक्रिया सजीव के अंदर होनी चाहिए। ये सारे हमारे जीवों के लक्षण। वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण का मतलब है कि समानता और असमानता के आधार पर डिवाइड कर देना। जो चीज़ें समान है उनको अलग करेंगे, जो असमान है उनको अलग करेंगे। तो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सभ्यता के प्रारंभ से ही मानव ने सजीव प्राणियों के वर्गीकरण के लिए अनेक प्रयास किए हैं। वर्गीकरण के लिए पहले से ही बहुत ज़्यादा प्रयास किए गए हैं। वर्गीकरण के ये प्रयास वैज्ञानिक मानदंडों की जगह सहज बुद्धि पर आधारित हमारे भोजन, वस्त्र और आवास जैसी सामान्य उपयोगिता के वस्तुओं के उपयोग की आवश्यकताओं पर आधारित है। पहले क्या था कि मतलब जो वस्त्र, आवास और हमारा भोजन था उसके आधार पर हम सजीवों को वर्गीकृत करते थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, इन प्रयासों में जीवों के वर्गीकरण के वैज्ञानिक मानदंडों का उपयोग सर्वप्रथम अरस्तू ने किया। तो सबसे पहले ये जीवों के वर्गीकरण के बारे में किसने बताया? अरस्तू ने बताया। अरस्तू को इंग्लिश में हम बोलते हैं एरिस्टोले। स्पेलिंग थोड़ी मिस्टेक हो सकती है, आप देख लेना, बाकी मेरे हिसाब से तो यही है। अरस्तू ने क्या कहा? अरस्तू ने किया, पहले सुन लो कि अरस्तू को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक और उसे बायोलॉजी का जनक भी कहा जाता है। तो इसने मतलब जो पादप और जंतु है उनको दो भागों में डिवाइड किया। फिर जो पादप थे, पादप को भी इसने दो भागों में डिवाइड कर दिया। पादप को इसने किया वृक्ष, तना, वृक्ष, झाड़ी और शाख में। वृक्ष क्या होते हैं? जिसमें तना कठोर होता है और अधिक बड़े होते हैं। झाड़ी जिसमें तना अधिक मुलायम होता है और ये छोटे होते हैं। शाक होता है कि जो कम मुलायम होते हैं उसका तना, और झाड़ी से कुछ ये बड़े होते हैं, झाड़ी से बड़े होंगे ये सबसे ज़्यादा बड़े। जंतु, अब जंतु को उसने कैसे डिवाइड किया कि जिसमें आरबीसी उपस्थित होगी, मतलब जिनमें लाल रक्त कणिका या फिर लाल रक्त उपस्थित होगा उसे हम बोलेंगे इनेना। और जिसमें आरबीसी अनुपस्थित होगी यानी लाल रक्त अनुपस्थित होगा उसे बोला जाएगा एनेना। ओके। फिर इसके बाद में आया था केरोलस लीनियस। केरोलस लीनियस तो पहले भी पढ़ा था कि मतलब जो द्विजगत प्रणाली उसका जनक था, और द्विनाम पद्धति भी केरोलस लीनियस ने ही दी थी। तो लीनियस के काल में सभी पादप और प्राणियों के वर्गीकरण के लिए एक द्विजगत पद्धति विकसित की गई थी। इसने इनको दो भागों में बांट दिया, प्लांटी और एनिमेलिया। इसने नया नाम दे दिया प्लांटी और एनिमेलिया। पादप को प्लांटी, एनिमेलिया को जंतु या प्राणी। इस पद्धति के अनुसार यूकेरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, इसकी कमियां क्या है कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक के बारे में ये नहीं बता पाया। एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय इसने नहीं बताया। प्रकाश संश्लेषी और अप्रकाश संश्लेषी भी इसने नहीं बताया। इनके बीच में नहीं बता पाया तो हमें नई प्रणाली की जरूरत पड़ी जो कि मतलब अच्छे से एक्सप्लेन कर सके। इसको हम बोलते हैं कि ये सब द्विजगत प्रणाली की कमियां थी। यहाँ से ये द्विजगत प्रणाली स्टार्ट हुई थी। तो द्विजगत प्रणाली में प्लांटी और एनिमेलिया है। ये द्विजगत प्रणाली की कमियां हो गई। अब केरोलस लीनियस, उसके मतलब उसे क्या क्या बोला जाता? जंतु वर्गीकी का जनक, पादप वर्गीकी का जनक, वर्गीकी का जनक और द्विजगत प्रणाली का जनक और द्विनाम पद्धति के जनक। तो ये पांचों चीजें आपको याद रखनी है। फिर आता है कि पादप एवं प्राणियों पर आधारित ये वर्गीकरण आसान और सरलता से समझे जाने के बावजूद इसमें क्या हुआ कि ये हम आसानी से तो समझ सकते हैं कि पादप ये हो गया, प्राणी एनिमेलिया हो गया, पादप प्लांटी हो गया, लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे जीव बच गए जो ऐसे हो गए कि इनको हम कहाँ रखें। इनमें मतलब कुछ समानताएं हो गई जिनको मतलब पादप और जंतु में दोनों में नहीं रख सकते। ऐसी समानताएं थी जो दोनों से मिलती है। तो इसका एग्जाम्पल है यहाँ पे युगलिना। युगलिना ऐसा जीव है, युगलिना में क्या होता है कि संकुचनशील रिक्तिका पाई जाती है। रिक्तिका तो पादप में पाई जाती है और साथ में ये प्रकाश संश्लेषण में भी संभव होता है।
और ये एक कोशिकीय और इसमें कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। पादपों में तो कोशिका भित्ति पाई जाती है लेकिन इसमें अनुपस्थित होती है। अत्यंत लंबे समय से चली आ रही वर्गीकरण की द्विजगत पद्धति यहाँ पे अपर्याप्त सिद्ध हो गई, तो हम इसको युग्लिना को कहाँ रखेंगे ये नहीं बता पाया। इसके अतिरिक्त वर्गीकरण के लिए आकारी के साथ साथ कोशिकीय संरचना, कोशिका भित्ति के लक्षण, पोषण की विधि, आवास, प्रजनन की विधि या फिर विकासीय संबंधों को भी समाहित करने की आवश्यकता महसूस है। ये चीज़ें भी इसमें मतलब वर्गीकरण में एक्सप्लेन हो, इस टाइप का वर्गीकरण किया जाना आवश्यक माना गया कि हमें ऐसा भी जरूरी है कि इस टाइप से हम वर्गीकरण कर सकें। अतः समय के साथ साथ सजीवों के वर्गीकरण की पद्धति में अनेक परिवर्तन आए। पादप एवं प्राणी जगत के वर्गीकरण की इन कठिन पद्धतियां जिनमें सम्मिलित समूह ये हमारे काम का नहीं है। आगे से पढ़ते हैं। सन 1969 में आया R.H. व्हिटेकर। इससे पहले हमारी द्विजगत के बारे में त्रिजगत, चतुर्जगत प्रणाली 2 और आई थी, उनको मतलब इसमें लिखा नहीं गया, लेकिन पहले वाली NCERT में वो था। तो R.H. व्हिटेकर ने क्या किया, 5 जगत वर्गीकरण या फिर 5 जगत प्रणाली इसने दे दी। और इसके आधार क्या थे, कोशिकीय संरचना हो गई, शारीरिक संरचना, पोषण की प्रक्रिया यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट थी, और प्रजनन, साथ में जातिवर्ती उसके एक दूसरे से संबंध, ये सब इसके आधार थे, प्रमुख मानदंड मान सकते हो इसके आधार। इसमें कौन कौन से इसमें डिवाइड किया इसने, 5 जगत थे, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। ये रहे मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया जगत। अब ये जो चैप्टर यहाँ पे दिया गया है, ये जो सारणी है यहाँ से, और ये जो लास्ट वाला ये पैराग्राफ दिया गया, ये हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में NCERT के।